जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी भी जमीन नहीं खरीदते, वो फ्यूचर खरीदते हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड में इंटरेस्ट दिखाया तो सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े बिलियनर्स भी आर्कटिक की तरफ दौड़ पड़े हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है, या फिर बर्फ के नीचे छुपा हुआ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खजाना। अब बात ग्रीनलैंड की करें तो ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मेटल्स और साथ ही साथ आर्कटिक शिपिंग राउट्स और मिलिट्री पोजिशनिंग के हिसाब से इसकी जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है वो 21st सेंचुरी में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है। इसीलिए अमेरिका जो है वो चाइना, यूरोप और प्राइवेट बिलियनियर्स जो है वो सबकी नजर एक ही जगह पर आकर टिक चुकी है। फोर्ब्स की रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो उसके मुताबिक ट्रंप के ग्रीनलैंड इंटरेस्ट के बाद जो है वो रोनाल्ड लाउडर से लेकर जेफ बेजोस, बिल गेट्स और सैम ऑल्टमैन और कई सारे बड़े ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ग्रीनलैंड की जो माइनिंग और क्रिटिकल जो मिनरल्स इकोसिस्टम है उसमें इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए उनकी जो सारी जो इंटरेस्ट है वो नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बिजनेस है या फिर जियोपॉलिटिक्स का एक नया बैटलफील्ड। क्या ग्रीनलैंड अगला वेस्ट एशिया बनने जा रहा है, लेकिन इस बार ऑयल की नहीं, लेकिन रेयर अर्थ और एआई इकोनॉमी के लिए यहाँ पर जंग होने वाली। क्या बिलियनियर्स जो है वो गवर्नमेंट से पहले फ्यूचर का मैप पढ़ चुके हैं, और क्या 21st सेंचुरी की असली जो रेस है वो यूक्रेन या ताइवान नहीं बल्कि आर्कटिक की बर्फ के नीचे से छुपी हुई दौलत के पीछे होगी। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर ग्रीनलैंड इतनी ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, इतना ही स्ट्रेटेजिक है, तो चाइना, रशिया और अमेरिका के बीच अगला कोल्ड वॉर यहीं से शुरू होगा। तो दोस्तों, मैं हूं बरजैदी और आज फिर से हम शुरू करते हैं डिस्कशन और खबरों के पीछे की खबर जो यहाँ पर छुपी हुई है। बिलियन डॉलर्स जो स्ट्रेटजी है इसको डिकोड करेंगे, क्योंकि जब बिलियनियर्स जो है सुपर पावर्स एक ही जगह पर इन्वेस्ट करने लगे तो समझ जाइए कि कहानी जो है इन्वेस्टमेंट की नहीं बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट की होती है। तो शुरू करते हैं चर्चा, और एक बार फिर से चर्चा में हमारे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश उमेश जी, प्रेसिडेंट ट्रंप को ग्रीनलैंड में आखिर इतनी दिलचस्पी क्यों है? देखिए, ये सब जो कवायद चल रही है ये हाई रेयर अर्थ मिनरल्स के कंट्रोल के ऊपर चल रही है। और अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि ग्रीनलैंड के अंदर जो यूएस के मल्टी बिलियनर्स ट्रिलियनर्स हैं, वो लोग एक फ्यूचर सिटी बनाना चाहते हैं। देखिए, आज ग्रीनलैंड ने एक तरह से अमेरिकन प्रेशर को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोल दिया है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। डेनमार्क जो है वो कंट्रोल करता है ग्रीनलैंड को। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में बोला था कि हमको ग्रीनलैंड को परचेज कर लेना चाहिए। और उन्होंने सेकेंड टर्म आने के बाद उन्होंने बोल भी दिया था कि वो ग्रीनलैंड को परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों मिलके आर्कटिक के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें जेफ बेजोस, बिल गेट्स, माइकल ब्लूमबर्ग, इसके अलावा एक नाम बोलूंगा, पीटर थिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये पेलेंटीर के सीईओ है। इन्होंने वहां पर ग्रीनलैंड के अंदर एक सिटी का निर्माण किया करने वाले हैं। उन्होंने उसके लिए कंपनी भी बना दी है 2021 में। इसका नाम रखा हुआ उन्होंने प्रैक्सिस। और ये बताते हैं कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल नेशन रहने वाला है। और इसके अंदर मतलब आप समझ लीजिए, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन भी है। और आपको जान के हैरानी होगी, रोनाल्ड लॉडर के जो सन इन लॉ है वो और कोई नहीं है, केविन वॉर्श है, जो अभी फेड के चेयरमैन है। तो ये पूरी कवायद नजर आ रही है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के अंदर एक फ्यूचरिस्टिक हाईटेक सिटी बनाने वाला है। और ये जो सिटी रहेगी अंडरग्राउंड रहेगी, इसकी सारी जानकारी तो नहीं है, पर इसको दुनिया का फर्स्ट टेक नेशन बोल रहे हैं। अंडरग्राउंड ऐसा कुछ नई तरीके से सिटी बनाने की बात चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रीनलैंड के अंदर जो हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, वहां पर भी अमेरिका चाहता है कि उसका कंट्रोल हो जाए। देखिए, अगर आप टोपोग्राफी देख लेते हैं आर्टिक की,
70% जो कोस्ट लाइन है वो रशिया उसको डोमिनेट करता है। बाकी सब कंट्रीज 30% ही डोमिनेट करती है, जिसमें अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन और ये नॉर्डिक स्टेट्स आते हैं, 5-6 स्टेट्स आते हैं। वहां पर चाइना ने अपने आप को नियर आर्टिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। मतलब चाइना बहुत दूर है, मतलब 1500 माइल दूर रहेगा आर्टिक से, फिर भी उसने अपने आप को अब खुद ही डिक्लेयर कर दिया है। तो इसके लिए अब मेरे ख्याल से अमेरिका को एक तरह से लग रहा है कि उसको ग्रीनलैंड को परचेज करना चाहिए। ऑलरेडी उन्होंने 2 थिएटर ऑफ वॉर्स खोल के रखे हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर भी इसके लिए कराया है ताकि रशिया एक तरह से वीक हो जाए और आर्टिक में वो अमेरिका को चैलेंज ना कर सके। इसके लिए 4 साल से ये वॉर चल रहा है। और अभी जो लेटेस्ट खबर आई है, पेट्रियट मिसाइल्स जो जिसका प्रोडक्शन लाइसेंस यूक्रेन मांग रहा था इतने दिनों से, अब अमेरिका ने उसका वो लाइसेंस दे दिया है। मतलब अब पेट्रियट मिसाइल जो है डीप स्ट्राइक कर पाएगी रशिया के अंदर। ये जो वॉर है एक अलग ही इंटेंसिटी पे जाने वाला है। सेकेंड आप देख लीजिए ईरान और इजराइल। ईरान और इजराइल के बीच में भी अमेरिका ने वहां पर जो 60 डेज मोरेटोरियम है वो कंप्लीटली तोड़ दिया है। और अब एक तरह से आप देखिए वहां पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। अब उनको ग्रीनलैंड समझ में आया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, मैंने हमेशा वो ये बोला कि वर्ल्ड एक वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं बढ़ रहा है, लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं, मल्टीपल लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट। और इसी के मद्देनजर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर भी युद्ध कराने का कोशिश किया था लास्ट ईयर, जिसको भारत ने 88 आवर्स में खत्म कर दिया। उन्होंने देखा हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, उन्होंने इमीडिएटली वॉर बंद कर दिया। इसी मद्देनजर भारत को एक तरह से वॉर में धकेलने के लिए बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ और बांग्लादेश में यूनुस को बैठाया गया, जो कुछ कर नहीं पाए। और अब तारिक उर रहमान भी वो इसी पॉलिसी में खेल रहे हैं ताकि भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई बाउंड्री झड़प हो जाए। मणिपुर का इश्यू भी इसी के लिए हो रहा है, क्योंकि मणिपुर के अंदर देखिए जो CIA का जो ग्लोबल नारकोटिक्स ऑपरेशन है वो 800 टन वो प्रोड्यूस करता है, उसमें से 150 टन जो था वो मणिपुर से आता था। इससे भी उनकी जो कमाई है वो बंद हो गई थी। इसी के लिए मणिपुर का इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आप ये देखिए ग्लोबल मीडिया भी बार बार मणिपुर को उठाती है। अब सबसे बड़ी बात है कि सब जगह वो ट्राई कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है एक तरह से बढ़ जाए। और इसी मद्देनजर अब ये इन्होंने नॉर्डिक स्टेट डेनमार्क के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। और अभी तो नेटो के जो चेयरमैन हैं रूटे, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट कर दिया है। उन्होंने भी बोल दिया है कि चाइना और रशिया दोनों मिलके एक तरह से आर्टिक में प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। बट मेरा ये मानना है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बिटवीन डेनमार्क एंड अमेरिका, ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा। इससे पॉसिबिलिटी है, ये मेरा मानना है कि नेटो के अंदर फिशर्स आने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन जो है वो उसको खुद को उसकी सिक्योरिटी जो अमेरिका देख रहा है वो उसको खुद देखना पड़ेगा, ये भी मुझे लग रहा है। और आगे जाके आप देखिए कि जैसे इंडो पैसिफिक कमांड के अंदर अमेरिका ने अपना नाम चेंज कर दिया अमेरिकन कमांड, वैसे ही नेटो से भी अमेरिका बाहर निकलना चाहता है। और वो भी नहीं चाहता, किसी के पछड़े में नहीं पड़ना चाहता। वो अपना जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसको सिक्योर करना चाहता है। और आगे जाके मेरा ये मानना है कि नॉर्थ अमेरिका और कुछ हद तक कुछ कंट्रीज जो साउथ अमेरिका के अंदर है वो कंप्लीटली अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाएगी। इसके लिए भी देखिए वेनेजुएला के अंदर उन्होंने वहां पर कब्जा करके रखा है और क्यूबा को ब्लॉकेड करके रखा है, आज भी बता देता हूं आपको। और कनाडा को तो बोल ही चुके हैं इन अनऑफिशियली कि आप हमारे 51st स्टेट हो। देर सवेर कनाडा भी आ जाएगा। और आपको ये भी बता देता हूं कनाडा के अंदर जो प्रोविंस है क्यूबेक प्रोविंस, वो चाहते हैं कि वो अमेरिका से मिल पड़े। और बिल्कुल उमेश जी, आप एक बात बताइए कि अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड को सिक्योर करना चाहता है या फिर चाइना को रोकना चाहता है, क्योंकि रशिया को तो ऑफ कोर्स वो हटा नहीं सकता यहाँ से। और साथ ही जो आर्कटिक है, आपको लगता है कि वो अगला जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड बनने वाला, जिस तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर? डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि आर्टिक के अंदर रशिया ने आइस ब्रेकर्स बना के रखे हैं। उनके न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स है
जो 24/7 चलते रहते हैं और आर्कटिक को नेविगेशनल बना रहे हैं। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि रशिया जो है वहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको एक्सट्रैक्ट भी करना चाहता है। इसके लिए वो भारत के साथ पार्टनरशिप भी कर रहा है। इसके लिए हमने चेन्नई व्लादिवोस्टोक सी रूट जो है वो बनाया है, और रशिया ने पिछले साल बोला भी है कि हम व्लादिवोस्टोक के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, और भारत से 1 मिलियन उन्होंने वर्कर्स की मांग की थी। और अभी तो बात ये भी हो रही है कि सितंबर में जब ब्रिक्स समिट होगी उस समय रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं, और उस समय शायद इसके ऊपर कुछ मेरे ख्याल से आपको अनाउंसमेंट मिल सकता है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि अब ये है, ये जो आर्कटिक का वॉर है, एवरीवेयर इट इज अ कंट्रोल ओवर ट्रेड रूट्स, मैरीटाइम सी रूट्स, और उसके बाद हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स और हाइड्रोकार्बन्स। ये पूरी लड़ाई उसी के ऊपर है। अभी जो नेशंस के बॉर्डर से ज्यादा नेविगेशनल रूट्स और उसके जो रिसोर्सेज है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब अमेरिका, रशिया और चाइना आर्कटिक के अंदर अपना प्रभुत्व बनाना चाहते हैं, और जो नॉर्डिक कंट्रीज है वो इसके बीच में पड़ना नहीं चाहते, इन दोनों पावर के बीच में, पर वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। अमेरिका जो है पूरा नॉर्दर्न अमेरिका सिक्योर करेगा, यूनाइटेड कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका बन जाएगा। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं आपके शो पे। तो ये जो अमेरिका है अपनी एक्सपेंशनिस्ट नीति अपना रहा है, और वहां पर वर्ल्ड ओवर वो अपने आप को सारे कॉन्फ्लिक्ट से डीलिंग कर रहा है। अभी वो क्या कर रहा है, आप ये भी देखिए कि वेस्ट एशिया के अंदर वो अपने एलाइज को डिफेंड नहीं कर रहा जैसे उसको डिफेंड करना चाहिए। जापान भी है, भारत के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। साउथ कोरिया और भारत के बीच में डिफेंस टाइज और मैरीटाइम टाइज, शिप बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स होते जा रहे हैं। आप ये सब समझ लीजिए, तीनों जो है अमेरिकन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं, और इनको अमेरिकन वसाल स्टेट्स बोलते हैं इन एशिया के अंदर। सब लोग अब भारत के साथ अपनी दोस्ती कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अपने आप को सारे कॉन्फ्लिक्ट से निकाल रहा है। इनफैक्ट वो नेटो से भी निकलना चाहता है। उसको एक ही चीज है, जहां पर उसको फायदा लगेगा वो वहां पर अपनी इन सिंपल वर्ड्स क्या बैकअप में ओवरऑल्स खत्म करके जहां जहां और ज्यादा तेल और इस तरह के और ये सब मिल रहे हैं वहां जाना। लेकिन एक बात ग्रीनलैंड को लेकर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ग्रीनलैंड इतना स्ट्रेटेजिक है, तो डेनमार्क और यूरोप की क्या आगे स्ट्रेटेजी हो सकती है? देखिए, डेनमार्क और यूरोप सिर्फ चिल्ला सकते हैं, उनके अंदर वो दमखम नहीं है कि वो अमेरिका को काउंटर कर सकता है। आप सोचिए, जब नॉर्डिक स्ट्रीम जो गैस पाइपलाइन है जो रशिया और जर्मनी के बीच में गैस सप्लाई करती थी, उसको उड़ा दिया अमेरिका ने, और आज जो है वो सस्ती गैस जो रशिया से आ रही थी वो छोड़ के 3 times द प्राइस जो यूरोपियन कंट्रीज है अमेरिका से टैंकर में एलएनजी फ्यूल ले रहे हैं। आप सोचिए, तो इसमें आप समझ जाइए कि यूरोप के अंदर कितना गुर्दा बचा है। यूरोप के पास कोई पावर नहीं है। यूरोपियन यूनियन को एक तरह से अमेरिका यूज अब्यूज मिसयूज कर रहा है, और जर्मनी जैसा पावर भी उनको एक तरह से अवॉइड नहीं कर पा रहा है। द ओनली नेशन इन यूरोपियन यूनियन जो अमेरिका को अपोज कर रहा है वो भी फ्रांस है। और फ्रांस में आपको मालूम है, जब भी मैक्रोन ज्यादा बोलते हैं तो फ्रांस में राइट्स चालू हो जाते हैं, क्योंकि फ्रांस के अंदर 10% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है। और वहां पर लास्ट ईयर आपको याद होगा, लास्ट ईयर कुछ याद होगा कि फ्रांस के 10 से 12 सिटी के अंदर राइट्स चालू हो चुके थे, और एक तरह से अमेरिका ने फ्रांस को वार्न कर दिया है कि आप जो है ग्लोबल यूरोपियन आर्मी बनाने की कवायद छोड़ दीजिए, सपना ही रहने दीजिए इसको। तो एक तरह से अमेरिका के पास लीवर्स है, सॉफ्ट लीवर्स, जिसको वो घुमाता है तो कोई भी कंट्री उसको अपोज नहीं कर सकता। अंबर जी जी, लेकिन उमेश जी, भारत की बात करते हैं तो भारत के लिए ग्रीनलैंड की रेस में क्या हम स्ट्रेटेजिक मतलब देख सकते हैं, जब भारत भी क्या मतलब जो क्रिटिकल मिनरल्स जो है उनकी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहता है? भारत ने तो सारे मेजर्स ले लिए अंबर जी। भारत ने तो चेन्नई व्लादिवोस्टोक सी रोड भी चालू कर दिया है। व्लादिवोस्टोक के अंदर वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। ओएनजीसी जो है वहां पर भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है।
आप ये भी देखिए कि भारत ने और रशिया के बीच में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चालू हो चुका है। जैसे अभी जापान ने बोला है कि 50,000 जो इंडियंस है उसको वो ट्रेन करेगा और उनको जापान के अंदर जापानीज वर्ल्ड कल्चर में भी ट्रेन करेगा। और वो वैसे ही जैसे जापान भारत का ह्यूमन कैपिटल चाहता है वैसे ही रशिया भी चाहता है, क्योंकि रशिया के अंदर कोई भी आदमी अभी ये छोटे मोटे मैनुअल जॉब्स करना नहीं चाहता और इंडियंस की मांग वहां पर बहुत ज्यादा है। और रशिया किसी पाकिस्तानी, किसी बांग्लादेशी, किसी और कंट्री के लोगों को नहीं लेने वाला, उसको इंडियंस ही चाहिए, क्योंकि इंडियंस के ऊपर भरोसा है। और एक तरह से इंडियंस जहां पर भी जाते हैं उस कंट्री को अडॉप्ट करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं। हमारे इंडियंस हमारे देश में तो न करे, पर जहां पे जाते हैं वहां पे विदेश में जाके वहां पर टैक्सेस भी भरते हैं बरोबर, वहां पर जाके पूरा कंप्लायंस करते हैं, वहां पे वहां की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। वहां पर जाके पाकिस्तानी, ये जो कंगाल पाकिस्तानी और बांग्लादेशी के जैसे वहां पे जाके एसिलम नहीं मांगते, रेफ्यूजी स्टेटस नहीं रखते और वो वहां पे उसके टैक्स जो एक्सचेकर है उसके ऊपर बोझ नहीं बनते। इसके लिए ये जो भारत का ह्यूमन कैपिटल है, सबको मालूम है कि इंडियंस जहां पे भी रहेंगे काम करेंगे, अपने काम से मतलब रखेंगे और वहां पर जाके सेपरेट टेरिटरी नहीं मांगेंगे और कभी कुछ शरिया कानून नहीं मांगेंगे। ये पाकिस्तानी अनपढ़ जाहिल पाकिस्तानी और बांग्लादेशी करते हैं। जी। तो दोस्तों, इतिहास हमें एक बात बताता है और बार बार सिखाता है कि पहले रिसोर्सेस पर कब्जा होता है, फिर उसके बाद ट्रेड राउट्स पर कब्जा होता है, उसके बाद जो जियोपॉलिटिक्स है वो बदलती है। कल तक ग्रीनलैंड सिर्फ एक बर्फ से ढका एक दूर का एक आइलैंड लगता था। आज वही ग्रीनलैंड जो है वो रेयर अर्थ, एआई, डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और आर्कटिक जो शिपिंग है उसका ग्लोबल पावर सेंटर बनता नजर आ रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दिखाते हैं और उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर्स जो हैं वो वहां पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, तो सवाल सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नहीं रहता, सवाल होता है कि दुनिया का अगला इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एपिसेंटर कहाँ बनने जा रहा है। 21st सेंचुरी की जंग सिर्फ मिसाइल से नहीं जीती जाएगी। रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और आर्कटिक राउट्स भी नए युग की असली करेंसी होंगे। और भारत के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि जिस देश के पास टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स और स्ट्रेटेजिक सोर्सेज होंगे, रिसोर्सेज कहना चाहिए इनफैक्ट, वही कल तक जो आने वाला दौर होगा उसकी ग्लोबल इकोनॉमी और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का शेप जो है वो उसको करने वाले हैं। आप दोस्तों, मैं अंबर जैदी हूँ और एक बार फिर से हेडलाइन जो है वो हम देखते हैं कि अक्सर सिर्फ इवेंट्स बताती है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स उन इवेंट्स के पीछे छुपी स्ट्रेटेजी को समझने का नाम है। और ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे सिर्फ मिनरल्स नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि शायद दुनिया के अगले पावर बैलेंस का ब्लूप्रिंट छुपा हुआ है। तो आपको हमारा ये डिस्कशन पसंद आता है तो आप चैनल को हमारे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उमेश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अंबर जी, जाने से पहले एक चीज बोलूंगा, ये बिग टेक की टेक डिक्टेटरशिप जो है वो एस्टेब्लिश हो रही है। ग्रीनलैंड इज जस्ट अ स्टार्ट। एंटायर वर्ल्ड के अंदर एक तरह से नया सर्वेलेंस सिस्टम बनाया जा रहा है। टेक डिक्टेटरशिप जो है वो डिफाइन कर रही है नेशंस की पॉलिसीज। और अमेरिका अभी डेमोक्रेटिक नहीं हो चुका है, उसका टेक, ये जो बिग टेक जो कंपनीज है इन्होंने उसको टेक ओवर कर दिया है। और अमेरिकन राष्ट्रपति एक तरह से सेल्समैन हो चुके हैं बिग टेक के। बस इतना ही बोल रहा हूँ। इसी के लिए आप देखिए ग्रीनलैंड को वो परचेस करने की बात कर रहे हैं, नेशंस की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं, एलाइज को डंप कर रहे हैं। दिस इज द रीजन। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। जय सिया राम। जय श्री राम।